नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मना रहा है अपना 93वां स्थापना दिवस। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को जोड़ा डिजिटल माध्यम से। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की कड़ी मेहनत के चलते आज भारत बना अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान किया जारी। देश में अब तक के सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन का अनुमान। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का है ये नतीजा। भारत दुनिया भर में आम के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहा है कार्यक्रम का आयोजन। एपीडा के तहत दुबई में आम निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खाड़ी देशों सहित दुनिया भर में एपीडा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। देश के गैर पारंपरिक उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से ये निर्यात सामान्य से रहा ज्यादा। आलू की फसल में लगने वाले रोग की पहचान के लिए तकनीक। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने किया शोध। कंप्यूटेशनल मॉडल से एक एप्लीकेशन का किया निर्माण। इससे आलू के पत्तों की तस्वीर लेने से ही झुलसा रोग का पता लगाया जा सकेगा। और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक पीएमजीकेएवाई के तहत उत्तर प्रदेश के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न का आवंटन। लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण के लिए करीब 40 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न का आवंटन। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि आधारित उद्योगों की बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में मिलने वाली है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अहम फैसला लिया है। कृषि के लिए विशेष बजट आवंटित होने से किसानों को लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। हाल में ही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, उसका लाभ अब हमारी कृषि मंडियों को भी मिलेगा। ये देश की कृषि मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सरकारी खरीद से जुड़े सिस्टम को बेहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इस बार धान और गेहूं की रिकॉर्ड सरकारी खरीद इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी और पूर्वांचल का क्षेत्र पेरिशेबल कार्गो सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय राइस सेंटर की व्यवस्था आज किसानों को सुदृढ़ बना रही है। प्रदेश के फलों सहित तमाम उत्पाद विश्व भर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है। वाराणसी हो, पूर्वांचल हो, यहां पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं आज किसानों के काम आ रही है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशहरी आम आज यूरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठास बढ़ रहा है। आज जिस मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का शिलान्यास किया गया है, वही क्षेत्र को एग्रो एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। इससे विशेष रूप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं, उनको सबसे अधिक लाभ होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट पर मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में दी जा रही गलत जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि दलहन पर स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। इस संबंध में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जुलाई 2021 के आदेश के द्वारा दलहन पर लगाई गई स्टॉक लिमिट नहीं हटाई गई है और ये लागू है। सरकार राज्यों द्वारा इन आदेशों के कार्यान्वयन पर करीबी रूप से निगरानी रख रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ ये जानकारी भी साझा की है कि क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्ट द्वारा घोषित स्टॉक और दलहन स्टॉक बैंक से लिए गए ऋण या आयातकों द्वारा आयातित मात्रा के बीच मेल नहीं है। राज्यों से स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा गया है। बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का यह फल है। बागवानी उत्पादन तो 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन यानी 2.93% की वृद्धि अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के अनुमान की जानकारी दी। फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 196.27 मिलियन टन यानी 4.42% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक प्याज का उत्पादन इस वर्ष 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह आलू का उत्पादन इस वर्ष 53.69 मिलियन टन यानी 10.55% की वृद्धि के साथ होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन इस वर्ष 21 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन इस वर्ष 10.54 मिलियन टन यानी 3.93% की वृद्धि के साथ उत्पादन होने का अनुमान है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है। कोरोना की वजह से इस बार कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वाले वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों की सराहना की, जिनके कारण ICAR ने पिछले 9 दशकों से अधिक के समय के दौरान देश में कृषि के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान में वैज्ञानिकों के अंशदान और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते भारत आज अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन वाला देश बन गया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान भी फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए देश के किसानों को बधाई दी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों से देश किसान सशक्त होंगे और उन्हें अपनी फसल का लाभकारी मूल्य हासिल करने में सहायता मिलेगी। आलू की फसल में लगने वाले झुलसा रोग की पहचान के लिए IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी आधुनिक तकनीक विकसित की है जो फसल को बीमारी से बचाने के लिए मददगार साबित होगी। पेश है ये रिपोर्ट। लगने वाले रोग की पहचान के लिए IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटेशनल मॉडल से एक ऐसी एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिससे आलू के पत्तों की तस्वीर लेने से ही झुलसा रोग का पता चल जाएगा। IIT मंडी के एसोसिएट प्रोफेसर श्रीकांत श्रीनिवासन ने बताया कि आमतौर पर आलू की फसल ब्लाइट रोग से ग्रसित हो जाती है और यदि समय पर इसकी रोकथाम ना की जाए तो 1 सप्ताह के भीतर पूरी फसल तबाह हो सकती है। उन्होंने बताया कि अब कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन से आलू के पत्तों की तस्वीर अपलोड करने से ही आलू की फसल में रोग है या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी। It is not easy to access a trained horticultural expert in remote regions who can quickly go to the field, survey and detect the presence of potato blight. If this were possible, then the farmers would be able to apply timely remedies to save their crops. One of the advantages that we now have is with the proliferation of smartphones, it has become easy for farmers to quickly take an image of the plant and detect if there is disease. And even if they detect disease,
to be able to identify what is the right disease. श्रीनिवासन ने कहा कि संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा आलू पर किए गए शोध के परिणामों का प्रकाशन प्लांट फिनोमिक्स नामक जर्नल में किया गया है। This is where advanced machine learning and deep learning algorithms come into play. And this is what researchers at the Indian Institute of Technology Mandi, led by my team, have been working on. आलू की फसल को रोग मुक्त बनाने के उद्देश्य से आईआईटी मंडी द्वारा किए गए इस शोध के बाद किसान वर्ग को इस फसल में लगने वाले रोग से निजात मिल सकती है। डीडी न्यूज के लिए मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के 14.71 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण के लिए रिकॉर्ड 109.33 LMT खाद्यान्न का आवंटन हुआ है। योजना के तहत 40,093 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्यान्न का आवंटन भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को खाद्यान्न निःशुल्क जारी किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जिसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल है। NFSA के तहत देश में सबसे ज्यादा आवंटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों के दौरान राज्य ने वितरण और खरीद प्रणाली में बड़ा परिवर्तन देखा है। प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से पारदर्शिता आई है। सरकारी खजाने के लिए लागत में भारी बचत हुई है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ने के पीछे राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ऑटोमेशन एक प्रमुख विशेषता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के ऑटोमेशन से राज्य सरकार के साथ साथ नागरिकों दोनों को कई गुना लाभ हुआ है। लाभार्थियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धोखाधड़ी, चोरी आदि कम हुई है। 30 लाख से अधिक डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाया गया और लगभग 7 लाख निष्क्रिय राशन कार्ड हटाए गए हैं। लगभग 80,000 FPS के ऑटोमेशन से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ने यह सुनिश्चित किया है कि सही लाभार्थी को सही मूल्य पर सही मात्रा मिले। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों का कैसा रहा हाल। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सत्र RMS 2021-22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से 12 जुलाई तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो बीते साल से 10% ज्यादा है। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। अब तक सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब राज्य से हुई है। यहाँ गेहूं की कुल खरीद 1 करोड़ 32 लाख टन के पार पहुँच गई है। वहीं मध्य प्रदेश राज्य से 1 करोड़ 28 लाख 16 हजार टन, हरियाणा से 84 लाख 93 हजार टन, राजस्थान से 23 लाख 40 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश के गेहूं किसानों से 56 लाख 41 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों से गेहूं की खरीद जारी है। बता दें कि 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में गेहूं बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गेहूं के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 13 जुलाई को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,780 रुपए। 14 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,750 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भी इस दौरान शरबती गेहूं के भाव में बुधवार को 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,860 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में 80 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां गेहूं का भाव रहा 1,780 रुपए, जो 13 जुलाई को 1,840 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 जुलाई को गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,975 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में मंगलवार को धारा गेहूं का भाव था 1,548 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 1,550 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो महोबा मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 1,625 रुपए, हरदोई मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए,
एटा मंडी में धारा गेहूं 1670 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 1650 रुपए पर हुए। इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में रबी गेहूं की पैदावार 10,87,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 10,78,60,000 टन रही थी। और दुनिया भर में आम के निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दुबई में आम निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत कोविड-19 महामारी से उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद इस सीजन में आम के निर्यात को बढ़ावा देने में सक्षम रहा है। खासतौर पर देश के गैर पारंपरिक उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों से निर्यात सामान्य से ज्यादा हुआ है। एपीडा ने भारतीय दूतावास और आयातक लुलु समूह के सहयोग से दुबई में उत्तर भारत के आम की किस्मों के लिए आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश मंडी बोर्ड के सहयोग से चौसा और लंगड़ा सहित रसदार किस्मों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रदर्शित किया जा रहा है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र से विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में आम निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से भौगोलिक पहचान प्रमाणित फाजिल आम की किस्म की एक खेप बहरीन को निर्यात की गई थी। एपीडा द्वारा पंजीकृत कोलकाता के डीएम इंटरप्राइजेज द्वारा फाजिल आम की खेप का निर्यात बहरीन के अल जजीरा समूह को किया गया। एपीडा गैर पारंपरिक क्षेत्रों और राज्यों से आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। एपीडा आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल खरीदार विक्रेता बैठकें और उत्सव आयोजित करता रहा है। एपीडा ने हाल ही में दोहा कतर में एक आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जीआई प्रमाणित सहित आम की 9 किस्मों का प्रदर्शन। जून 2021 में बहरीन में एक सप्ताह तक चलने वाले भारतीय आम प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहरीन में समूह के 13 स्टोरों के माध्यम से आम की किस्में बेची गई हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से किसान कर रहे हैं जल संरक्षण। कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक पानी का होता है दुरुपयोग। किसान ड्रिप इरिगेशन प्रणाली अपनाकर बन रहे हैं आत्मनिर्भर। बूंद बूंद सिंचाई से किसानों का उत्पादन भी बढ़ा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई योजना जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी मुफीद साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े और कम पानी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे किसान जहां छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल कर जल संरक्षण कर रहे हैं, वहीं अपनी फसलों को बेहतर लाभ भी दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप जैसे सिंचाई उपकरणों से न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पानी की एक एक बूंद उपयोगी सिद्ध होती है। सर, पहले हम लोग जो खेती करते थे अपना सिंचाई वाला साधन, तो पाइप जो होता था, हस्ती पाइप जिसको बोलते हैं, उसी की सहायता से करते थे और बीच बीच में तोड़कर करते थे। नाली के माध्यम से पानी जाता था खेतों में। तो उसमें सर क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था जैसे खेत हमारा समतल नहीं होता है, प्रायः कभी ऊंचा नीचा होता है, तो पानी भर जाता था, कहीं ज़्यादा हो जाता था, कहीं कम, जो कि फसल के लिए नुकसान करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई हम लोगों के ज़िले में, जो कि उद्यान विभाग के द्वारा मिला, और उसमें इतनी खासियत है कि 90% छूट पर और मिनी स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर और ड्रिप, ये सब जो है 90% छूट पर मिला, जो कि हम लोग के यहाँ लगा है और उसका बड़ा अच्छा लाभ ले रहे हैं। स्प्रिंकलर जो है इतना बढ़िया सिंचाई का साधन है कि यदि मटर की सिंचाई हमको करना है, चना की सिंचाई करना है, तो बिना स्प्रिंकलर के उससे हम अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। मटर में जो ही हम सीधी सिंचाई करेंगे पाइप के द्वारा, तो ही हमारा मटर खराब हो जाता है, और हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। और स्प्रिंकलर से यदि सिंचाई कर दिया जाए तो उसमें नॉर्मल उत्पादन से जो है 1.25 गुना उत्पादन बढ़ जाता है। पहले हम सिंचाई करते थे तो उसमें से ज़्यादा पानी लगता था। आज इससे हमको सिंचाई करने पर, मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर, बूंद बूंद से सिंचाई करने से आज हमारा 50 से 60% पानी की बचत होती है। इस हल्की सिंचाई से पौधों का विकास और हमारे जो मिनी स्प्रिंकलर आज चल रहा है, अच्छे ढंग से तापमान को भी मेंटेन कर दे रहा है, जो ऊपर से कीड़े हैं उनको भी साफ सुथरा सफाई कर दे रहा है।
ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों से सिंचाई करने वाले किसान ये भी मान रहे हैं कि इससे फसलों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से तो पानी मिलता ही है, साथ ही साथ जल संरक्षण की मुहिम को भी बल मिलता है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। सोनभद्र जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर SK शर्मा ने बताया कि सोनभद्र जैसे जिले के लिए इस तरह के उपकरण काफी लाभकारी हैं, जिससे किसान सरकार की सब्सिडी के तहत इन उपकरणों को लगाकर अपनी पानी की बचत के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना है, जिसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई जो है हमारे जनपद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर हमारे यहाँ जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाली पीढ़ियों को हम पानी कैसे दें ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सिंचाई के लिए ड्रिप बहुत ही बेहतरीन और इस जनपद के लिए तो रामबाण है। और ड्रिप सिंचाई हमारे किसान बहुत तेज गति से ड्रिप सिंचाई की तरफ आकर्षित हुए हैं, लगा रहे हैं लगातार। लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर के जो है ड्रिप के सिस्टम लग चुके हैं, जिसका उपयोग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 1000 से ऊपर फार्म हमारे कार्यालय में आ चुका है। किसानों के मुताबिक परंपरागत सिंचाई से पानी बर्बाद होता था और ऊर्जा की भी काफी खपत होती थी, जिससे पैदावार पर लागत बढ़ जाती थी, लेकिन अब उन्हें पहले से काफी लाभ हो रहा है। जल है तो कल है। कृषि में जल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ वर्षा जल का संचयन आज समय की मांग है। किसानों को इस पर भी ईमानदारी के साथ कोशिश करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या रखें सावधानी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बाजरे और ज्वार की बुवाई करे किसान मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। यहाँ तिल की बुआई के लिए समय उचित है। साथ ही बीन्स की बुवाई कर लें। यहाँ कपास के खेत में सिंचाई करते रहें। कपास के खेत से खरपतवार निकालने का भी काम करें। कपास में निराई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किन्नू के बागों में सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय मूंगफली के खेत में निराई कर सकते हैं। राजस्थान में अरंडी की बुवाई कर लें। इसके अलावा नींबू और संतरे के बागों में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ लाल मिर्च के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। साथ ही कद्दू की तुड़ाई कर लें। कद्दू के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। बाजरे की रोपाई के लिए खेत को तैयार कर सकते हैं। बाजरे के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने के खेत में भी जरूरी उर्वरकों का प्रयोग कर लें। गन्ने के खेत से ही जल निकासी का भी प्रबंध कर सकते हैं। भिंडी के खेत से घास फूस निकालें। गुजरात में कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान केले के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है।
इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ किसान समाचार के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। शाइना एनसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। मीठे जल में करना हो मछली पालन या लेना हो नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों का ज्ञान, अब घर बैठे मिलेगी हर जानकारी। सिर्फ मत्स्य सेतु ऐप पर देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश। मत्स्य सेतु ऐप शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वाद के सफर में स्वागत है आपका योग की नगरी ऋषिकेश। शहर की बात, स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो महाराष्ट्र के दिंडोरी से लोकसभा सांसद है। मैं आती हूँ तो मेरी एक ट्राइबल कंस्टिट्यूएंसी है दिंडोरी, और वहाँ के चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने जिला परिषद में काम करते हुए खुद देखा है कि कितने प्रॉब्लम्स है महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है, माल न्यूट्रिशन है, पानी पीने का सुरक्षित पानी मिलना हो। तो ये सारी बातें हेल्थ कमेटी में हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी में मैंने काम किया जो 7 साल, तो मुझे लगा कि और भी काम बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानी सिर्फ डीडी किसान पर।
साथ बदलते भारत की शान।